नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब हम यहाँ पे आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेटी की तैयारी करा रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 18 सितंबर को। तो हम उसकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। आपके लिए हम टॉपिक वाइज क्लासेस भी अपलोड कर सकते हैं। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपकी हिंदी की, जीके की है, और रीजनिंग के क्वेश्चन, और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो इसकी तैयारी से होगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम ठीक है, ऐसे ही आपके रेगुलर बेसिस पे तैयारी कराते रहेंगे। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? बताएं कोशिश की। आपका पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। जो मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? मोहनजोदड़ो से जो हमको संरचना मिली है वो है हमारा महा स्नानागार। तो जिसने भी उसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। महा स्नानागार आपकी मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। दूसरा नंबर प्रश्न है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? जो आपका खिज्र खां था, ये आपका किस राजवंश से आपका संबंधित था, आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। खिज्र खां था निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? जो खिज्र खां था वह दिल्ली के सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक था। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए, एकदम राइट हो जाएगा। 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की तथा स्वयं को रैयत ए आला घोषित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक था अपना खिज्र खान। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया तो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की गई थी? जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपकी कब स्थापित की गई थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी कब स्थापित की गई थी? दोस्तों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, राइट हो जाएंगे। 1600 ईस्वी में। आप डेट याद रखिए, 31 दिसंबर की डेट है। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा गया है। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? जो आपका रुपए का सिक्का है, किसके शासन में प्रथम बार ढाला गया था, बताने की आपको बताना है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में आपको रुपए का सिक्का भारत में सर्वप्रथम ढाला गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक कर लीजिए, एकदम सही हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, शेरशाह सूरी, एकदम राइट हो जाएंगे। चलिए, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। आप एकदम देख लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पत्र आएगा। धार के राजा भोज निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित थे, आपको बताना है। तो धार के राजा भोज थे, वो आपसे पूछा गया किस राजवंश से संबंधित थे। परमार, गुप्त, चौहान या प्रजापति, किस राजवंश से संबंधित थे, बताइए। तो धार के राजा आपके सही कर लीजिए, परमार वंश के से संबंधित है, जिसका वो ऑप्शन, तो नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा।
तो आप लोग ऑप्शन ए पर टिक कर लीजिए, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। और इसके संस्थापक थे आपके उपेंद्र राज। परंतु सर्वाधिक शक्तिशाली शासक आपको राजा भोज थे। राजा भोज आपका एकदम उस समय के प्रचलित संस्थापक वो थे, शासक थे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर देखिए, आपसे क्या पूछा गया, किसने इंडियन नेशनल आर्मी आईएन का संगठित की? बताइए, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की थी? ये संगठित की थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका टिक कर लीजिए, आप लोग सही हो जाएंगे। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में की थी। 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। तो आपकी संगठित तो की थी सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इसका नेतृत्व सौंप दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे मोहन सिंह नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सुभाष सिंह बोस सही हो जाएगा। तो इसके साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर क्या पूछा गया आपका, स्वाभिमान आंदोलन द्वारा स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जो आपका स्वाभिमान आंदोलन है पूछा गया आपका किसके द्वारा शुरू किया गया, तो बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आप सी सही कर लीजिए, सी रामास्वामी नायकर। ये आपका राइट हो जाएगा। जो स्वाभिमान आंदोलन है ये ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा 1925 में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। वर्ष 1925 में कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था इन्होंने, और पहले वे कांग्रेस के सदस्य थे। चलिए इस शिक्षा आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। आठवां नंबर देखिए आज क्या पूछा गया। 1857 में संविधानता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? आपको बताना है। स्वाधीनता संग्राम 1857 में जो हुआ था, इसमें बताना है आपको। जो राव तुलाराम थे किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कर लीजिए, जब राइट हो जाएगा। नारनौला रेवाड़ी, नारनौल रेवाड़ी। जो 1857 के संविधानता संग्राम में राव तुलाराम ने नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। चलिए एक के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। नौवां नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या पूछे। वर्ड का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा था? तो वर्ड का जाति से कोई लेना देना नहीं है, यह वाक्य किसने कहा था? आपको बताएं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, आपका राइट हो जाएगा महात्मा गांधी। वर्ड का कोई जाति से लेना देना नहीं है, ये इसने अपनी पत्रिका हरिजन में कहा था। तो जिसने भी साप्ताहिक पत्रिका जो थी इसकी जो साप्ताहिक पत्रिका थी हरिजन, उसमें उन्होंने कहा था, जो 15 अगस्त 1936 को प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही कर लीजिए, वर्ड का जाति से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। कलाम है नायरंग किसके द्वारा लिखित कविताओं का संकलन है? तो कलाम ए नायरंग किसके द्वारा लिखित कविताओं का संकलन है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो कलाम ए नायरंग आपकी सैयद गुलाम बख्श। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कर लीजिए, इनके द्वारा लिखित कविताओं का संकलन है। तो ऑप्शन नंबर ए जिसका भी उत्तर हो दोस्तों एकदम राइट हो जाएंगे।
यह संकलन 1982 में कराची जो पाकिस्तान में है प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए उत्तर एकदम राइट हो। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 11वां नंबर प्रश्न है आपका। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बता रहे हैं आपको। जो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे नजदीक वाले ग्रह आपके बुध और शुक्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोडा बेट्टा चेट्टी चोटी स्थित है। तो निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर आपका दोडा बेट्टा चोटी स्थित है, आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको दोडा बेट्टा चोटी आपको बताना है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो आपका स्थित है नीलगिरी पहाड़ियों पर, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, वहां पर आपका ये स्थित है दोडा बेट्टा चोटी। जिसका भी ऑप्शन नंबर इसका ये उत्तर सही कर लीजिए, आप लोग राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न आपका देखिए पूछा गया है। 13वां नंबर प्रश्न आपसे क्या बोलता है। 13 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। तो आपका भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग टिक कर लीजिए, जब राइट हो जाएंगे। इसका इसका कुल क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान में अपने भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 14वां नंबर प्रश्न आपका देखिए पूछा गया है कि यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश दिखाई पड़ता। तो बताइए तो आकाश कैसा दिखाई पड़ता आपको बताना है। अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश आपको कैसा दिखाई देता, नीला, काला, भूरा या उजाला। तो यदि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल का कोई अस्तित्व नहीं होता तो हमको आकाश काला दिखाई देता। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा काला, आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 15वां नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या बोला है आपसे। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो आपका डॉल्फिन की है इसके संदर्भ में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको पढ़िए बता दीजिए क्या इसका राइट हो जाएगा। यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम सुइस है या एक अंध प्रजाति है या उपरोक्त में से सभी। भारत में बहने वाली नदी गंगा नदी अपने पवित्रता और पावनता के साथ कुछ अन्य विशेषताओं के लिए भी जानी जाती है, जिनमें से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मुख्य है। ठीक है, और डॉल्फिन गंगा के अतिरिक्त सिंधु नदी में भी पाई जाती है। और डॉल्फिन का स्थानीय नाम भी सूंस है। यह जलीय जीवन देखने के में अक्षम है। भारत सरकार द्वारा 2010 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। वर्तमान समय में इस जीव का अस्तित्व खतरे में है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। जो डॉल्फिन नदी डॉल्फिन के संदर्भ में जो वाक्य दिए गए आपको चारों, यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर पाई जाती है, ये आपका सही है। उसका स्थानीय नाम सुंस है, ये भी आपका सही है। यह एक अंध प्रजाति है, ये भी आपका सही है। उपरोक्त में से आपका सही हो जाएगा तीनों का तीनों वाक्य। तो उपरोक्त
सभी सही है। चलिए आपका अगला प्रश्न 11 प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछे। जजमानी प्रणाली ग्रामीण किसकी ऋण की हड्डी है? तो जजमानी प्रणाली ग्रामीण बताना है आपकी किसकी ऋण की हड्डी हड्डी है। तो जजमानी प्रणाली ग्रामीण आपकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेशों की ऋण की हड्डी है, जिसका भी ऑप्शन नंबर इसका ए है दोस्तों, सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यह प्रणाली भारत के गांवों में सबसे उल्लेखनीय रूप से एक आर्थिक प्रणाली थी, जिसने निचली जातियों ने उच्च जातियों के लिए विभिन्न कार्य किए और बदले में अनाज और अन्य सामान प्राप्त किए थे। तो इसका भी ऑप्शन पे इसका ये है दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना, तो बताइए किसकी परत की है। तो निजी क्षेत्रों को सौंपी गई जो 7वीं योजना है, आपको बताना है किसकी परत की है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निजी क्षेत्रों को सौंपी गई जो 7वीं योजना है आपकी 3 परत की है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी आप लोग सही कर दीजिए, एकदम राइट हो जाएंगे। इस त्रिस्तरीय योजना के अंतर्गत विकास के आधुनिक मॉडल तैयार किए गए ताकि राज्य में प्रभावी विकास कार्यक्रम को नई दिशा दी जा सके। तो ऑप्शन नंबर इसको भी आप लोग सही कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर क्या पूछेगा। जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ आपका स्थित है, बताइए। आपको जो आपका जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, आपको बताना है कहाँ स्थित है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस आपका बताना है तो कहाँ स्थित हो जाएगा ये। तो ये स्थित है आपका नासिक में। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका दिया दोस्तों, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं। जो मनरेगा का विस्तारित कीजिए। तो मनरेगा का आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। मनरेगा का विस्तृत होता है आपका महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो जिसमें ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कर लीजिए। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा का सॉरी मनरेगा का विस्तृत रूप। तो चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। बताइए आपका सबसे गंभीर समस्या, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम आपको बताना है। तो सबसे गंभीर सामाजिक समस्या का नाम बताइए। तो भारत या अन्य किसी भी अल्प विकसित या विकासशील देश की सबसे बड़ी तथा गंभीर समस्या है और उसकी गरीबी। जिसका ऑप्शन नंबर आप लोग ये सही कर लीजिए। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, एकदम राइट हो जाएंगे। क्योंकि एक इस स्थिति में व्यक्ति अपनी मूलतः आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। भारत में गरीबी की रेखा नीचे जीवन यापन करने वाली संख्या 21.9% 2011 के अनुसार है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए लोग आप इसका सही कर लीजिए, एकदम राइट जिसका ऑप्शन है। एक मिनट मुझे दीजिए बस, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके लिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। वित्त आयोग, बताइए वित्त आयोग के बारे में क्या बताना है आपको। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2080 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका प्रमुख कार्य है
केंद्र व राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारों का निर्णय लेता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर इसका ए है उत्तर, वो राइट हो जाएंगे। तो वित्त आयोग होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में जो संसाधनों के बंटवारों पर यह निर्णय लेता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 20वां नंबर प्रश्न आपका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इसमें से संबंधित है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित बताना है आपको। तो जो आपका संविधान 141 दिया, सॉरी अनुच्छेद 141 दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून को भारत के किसी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना गया है। इसके अतिरिक्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 235 तक के न्यायपालिका के सभी अधिकारों, कार्यों, गठन आदि का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग सही कर लीजिए। जो न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है वो अनुच्छेद 141 में दिया गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। और 23वां नंबर प्रश्न आपसे तो 23 देखिए क्या पूछा गया है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, तो आपका जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो आपका राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर इसका भी आप लोग सही कर लीजिए। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका की चर्चा की गई है, जिसका केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसकी उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल की भूमिका होती है। आपका केंद्र पर जैसे राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य पे आपका राज्यपाल होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है। जो मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने का आपको अधिकार पूछा गया है, किसके पास होता है। संसद के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास, राष्ट्रपति के पास या प्रधानमंत्री के पास। तो ये अधिकार होता है आपका राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसका सही कर लीजिए। जो मौलिक अधिकारों का संचालन को निलंबित करने के लिए आपकी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 25वां नंबर प्रश्न आपके देखिए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। जो दिया गया आपका, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी की न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। 22 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की आपकी आयु होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। तो जिसका भी ऑप्शन है इसका सी है दोस्तों, एकदम राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। जो आपका कोरियोलिस बल है किस पर आधारित होता है, अधिकतम है। तो कोरियोलिस आपका बल होता है, बताना है आपको किस पर अधिकतम होता है। वो मध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, या दोनों पर, या कर्क रेखा पर।
तो जो आपका एक कोरियोलिस बल होता है ये ध्रुवों पर आपका अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिसका भी ऑप्शन नंबर बी हो दोस्तों एकदम सही हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है? बताइए। अगर हम बस में बैठे हैं और अचानक बस एकदम गतिशील मतलब चल रही है और अचानक बल उस पर ब्रेक लग जाता है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो बताना है आपको वो किस नियम का पालन करता है, आपका न्यूटन के प्रथम नियम का, कि द्वितीय नियम का, या कि न्यूटन के तृतीय नियम का, या संवेग के नियम का। तो गतिशील बस में अचानक से ब्रेक लगने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है, या आपके न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। तो जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए वाले आप लोग सही कर लीजिए। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो वह एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह न्यूटन के गति का प्रथम और जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, साफ साफ बोला गया है अगर कोई वस्तु चल रही है तो चलते रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब रुकी है तो वो रुकी हुई रहेगी। इसी की वजह से अगर हम गतिशील अवस्था में तो हम गतिशील अवस्था में ब्रेक लगने के बावजूद भी थोड़ी हम गतिशील अवस्था में आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर सबसे क्या पूछा गया। रिक्त स्थान बोरेक्स का निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो बताइए आपका किसका जो निर्माण किसका उपयोग होता है बोरेक्स के निर्माण में, आपको बताना है। तो बोरेक्स के निर्माण में आपका ब्राइन का प्रयोग होता है। जिसके भी ऑप्शन में इसका बी सॉरी सी उत्तर दिया दोस्तों एकदम राइट हो जाएंगे। ब्राइन बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ब्राइन का उच्च सांद्रता वाला नमक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी सॉरी सी आपका सभी का सही हो जाएगा। आपका 29वां नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्संदेह लीटर प्रतिदिन के लगभग होता है। तो सामान्यतः आपसे पूछा गया है एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्संदेह लीटर कितना प्राप्त होता है, आपको बताना है कितना लीटर आपसे प्राप्त होता है प्रतिदिन। तो मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो उदर गुहा के पृष्ठ भाग में डायफ्राम के निचले व कशेरुक दंड में के दोनों के बीच स्थित होते हैं। जो आपका विक होता है जो आपका किडनी होते हैं वो दोनों साइड स्थित होते हैं आपके। और विक एक दिन में 180 लीटर आपका हो जाएगा राइट आंसर 180। जिसका भी ऑप्शन में सी है एकदम दोस्तों राइट हो जाएंगे। 180 लीटर अल्ट्रा फिल्टेड उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच लगभग है। बताइए आपको जो मानव रुधिर है इसका पीएच मान कितना होता है। मानव रुधिर का आपका पीएच लगभग होता है 7.4। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। पीएच मान किसी विलय की अम्लता या क्षारकता की एक माप होती है। किसी भी घोल का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलोम के लघुड़क की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न आप देखते हैं। यहाँ से आपका हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से अनेकाधिक शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। जो अर्क इंद्र और इसका एक और हमको बताना है जो अर्क का और क्या मतलब होता है। तो आपका अर्क का दूसरा अर्थ होता है सूर्य। ऑप्शन नंबर इसका ये आप लोग सही कर लीजिए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर 37 नंबर आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध बताना है इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध वर्ग देखिए आपका ए सही हो जाएगा। श्रम ये वाला आपका एकदम सही हो जाएगा।
जो आपके भ्रम और ये श्रिम दिए गए हैं, ये लिखने की रीति का वर्तनी या अक्षरी कहा जाता है, इसे हिज्जे भी कहे जाते हैं। तो वर्तनी का सीधा संबंध उच्चारण से होता है आपका। तो आपका जो वर्तनी की दृष्टि से आपका श्रम दिया गया एकदम सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? यहाँ पे आपके 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से देखिए आपका कौन सा एक विधेय विशेषण का वाक्य हो जाएगा, बताइए। वह चतुर लोमड़ी पहाड़ पर है, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, गुजराती भाषा का अभ्यास करो। जो विशेष विधेय के बाद प्रयुक्त होता है, इन्हें विधेय विशेष कहते हैं। जो विशेषण आपके विशेष के बाद प्रयुक्त होते हैं, इन्हें आपका विधेय विशेषण कहा जाता है। जो आपके विशेषण होते हैं वे विधेय के बाद प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें आपका विधेय विशेषण कहा जाता है। देखिए क्विज में ऐसा दिया गया है आपका, कौन से वाक्य में, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया एकदम राइट हो जाएगा। हमारा पहला नौकर ईमानदार था, इसमें आपका जो विशेषण है वो विधेय के पहले यूज हो रहा है, तो देखिए एकदम राइट हो जाएगा आपका। जो हमारा पहला नौकर है ये ईमानदार था। तो इस वाक्य में जो आपका ईमानदार विशेषण है तथा नौकर विशेष के बाद आपका प्रयुक्त हो रहा है, तो एकदम आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां नंबर आपसे क्या पूछा? पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो पुनर्लेखन में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। तो पुनर्लेखन में आपका उपसर्ग लगा है पुनर, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उपसर्ग वे अविकारी शब्दांश से जो किसी सार्थक शब्द के पूर्व में जोड़कर के अर्थ या माप में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे जो लेखन में आपका पुनर् लगा है, तो यार इसका अर्थ का परिवर्तन हो गया है, इसमें पुनर्लेखन हो गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न आपका क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सत्तू, हल्दी, उबटन, हरिद्रा। इसमें से बात बताना है आपको जो कौन सा शब्द ऐसा है कि जो तत्सम है। तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं बिना बिना किसी परिवर्तन के, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपका हरिद्रा दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरिद्रा आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होता है हल्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसका सही कर लीजिए। और जो आपका सूत्र दिया गया, उपटन दिया गया है, ये आपके तद्भव शब्द हैं। और इनका तत्सम रूप होता है सत्तू का सत्तू और उपटन का ऊर्ध्वतन। ठीक है, चलिए आपका अगला देखिए, यहाँ पे आपका क्या पूछा गया। एक मिनट, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप देखिए रीजनिंग आपसे पूछा गया है क्या। हाँ, रीजनिंग का क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो आप बताएं, जैसे 10 से दशमलव संबंधित है, 2 से क्या संबंधित हो जाएगा आपका। तो आपका देखिए जो कंप्यूटर में होता है, तो कंप्यूटर के विषय के अंतर्गत जो आपका 10 दशमलव से संबंधित होता है, तो 2 आपका होता है बाइनरी से संबंधित। तो युग्मक आपका सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका इससे का सही कर लीजिए, युग्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट हो जाएगा। इसके साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, आपको बताना है। यहाँ पर 4 रंगों के कलर दिए गए, आपको इसमें से एक विषम शब्द चुनना है। बैगनी, नीला, गाढ़ा नीला या सफेद। तो आपका देखिए जो सफेद रंग दिया गया है ये आपका विषम हो जाएगा, जबकि आपका देखिए बैगनी, नीला, गाढ़ा नीला, ये सभी आपके इंद्रधनुष में के कलर है। और इसमें और जो आपका सफेद है
ये आपका इंद्रधनुष के कलर में नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम ये सही हो जाएगा, सॉरी डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। जो आपका सफ़ेद दिया गया है ये आपका विषम शब्द हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर देखिए आपसे क्या पूछेगा। किसी भाषा में यदि वाटर को HCWIW के रूप में और ड्रीम को ईथर के रूप में कोट किया जाता है, तो उसी भाषा में आपका टाइगर को किस भाषा में कोट किया जाता है, बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोडिंग डी कोडिंग का क्वेश्चन है आपका। तो वाटर से देखिए आपका SCWIW हो रहा है, और ड्रीम से आपका ईथर हो रहा है। तो इसी पता आपको टाइगर को बताना है, क्या हो जाएगा टाइगर का, बताइए आप सभी लोग। चलिए देखते हैं आपका। देखिए यहाँ से W से आपका एक ऊपर गया तो आपका वाटर हुआ, तो यहाँ पे आपका +1 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे +1 हुआ है। और वाटर से आपका T गया है, यहाँ पे आपका +2 हुआ है। और T से आपका W गया है, यहाँ पे देखिए आपका +3 हुआ है। आपका देखिए E से I गया है, तो यहाँ पे आपका देखिए 4 आगे गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका +1 हो रहा है, सॉरी +1 +2 +3 +4 हो रहा है। वैसे आपका +5 तक गया है। वैसे ही आपका देखिए ड्रीम में भी टी से ई गया है, तो आपका एक आगे गया है। आर से टी गया है, यहाँ पे भी देखिए आपका RST आपका 2 आगे गया है। इसी प्रकार आपका ई से आपका 3 आगे गया है। EFGH आपका 3 आगे गया है। उसी प्रकार ए का आपसे देखिए ई गया है, तो यहाँ पे आपका 4 आगे गया है। और एम से देखिए आर दे गया है, यहाँ पे आपका 5 आगे गया है। तो इसी प्रकार आपका देखिए टाइगर से एक टी से एक आगे जाएगा तो आपका टी से आपका यू हो जाएगा। और आई से आपका 2 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। आई से आपका अगर ए आगे जाएगा तो आपका की हो जाएगा IJ, और ये आपका, और उससे पता जी का अगर 3 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप सभी लोग। तो जी से आपका 3 आगे जाएगा तो जे हो जाएगा। तो UJK, और ई से आपका 4 आगे जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ई से आपका 4 आगे जाएगा तो आई हो जाएगा। और आर से आपका 5 आगे जाएगा तो W हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए UKJIW कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। UKJIW आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। किसी पंक्ति में सॉरी लड़के लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पे। चलिए पहले सचिन को देख लेते हैं। ये बाएं से आपका एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ इसको तो दिखेगा नहीं। तो देखिए आपका सचिन जो बाएं से है ये 11वें स्थान पे है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है बराबर, हाँ। सचिन बाएं से 11वें स्थान पे, और राज जो है वो दाएं से 7वें स्थान पे। ये आपका राज हो गया, ये आपका सचिन था, ये आपका राज है। ये दाएं से आपका 7वें स्थान पे, ठीक है। और अगर वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो सचिन जो है वो बाएं से 16वें स्थान पर आ जाता है। आपका सचिन हो गया, आपका 16वें स्थान पर आ जाएगा। और जो आपका सचिन है ये इसके स्थान पर चला जाएगा, ठीक है। जो आपका सचिन है ये इसके स्थान पर चला जाएगा। आपका सॉरी जो राज है उसके स्थान पर चलेगा, जो सचिन है ये इसके स्थान पर आ जाएगा। 16वें स्थान पर दाएं से बाएं 16वें स्थान पर आ जाएगा। तो बताइए तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए पहले आपसे क्या पूछा गया है। पहले तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, जो राज का पूर्व स्थान है वो क्या है 7 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 7 लिख लीजिए। 10 आपका सचिन का जो क्रम है वो बताइए आपका क्या हो गया है। अभी सचिन का जो क्रम है वो 16 हो गया है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट हटा लेते हैं पहले। तो जो आपका सचिन है अभी यहाँ पे 16वें पे है, और जो राज था आपका 7वें पे था। ये आपका 16 कर लीजिए। तो 7 पहले राज का देख लीजिए 7वें स्थान पे है,
और अपना सचिन है इस 16वें स्थान पे है। तो इन दोनों को जोड़ कर -1 कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपका 16 + 7 होता है 23। तो 23 यहाँ पे लिख लीजिए, 23 -1 आपका 22। वक्ती में कुल आपके 22 हो जाए, 22 लड़के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है एकदम राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट कर लीजिए आप सभी लोग। इसी के साथ चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। एक एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3 बजकर 12 मिनट तक चलती है। यदि इस समय में 4 पीरियड मतलब अवधि होती है, तो एवं प्रत्येक अवधि पीरियड के पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है, तो बताइए एक अवधि कितने मिनट की होती है। सीधा सीधा बताया गया है कि एक अवधि आपसे पूछा गया है, मतलब किसी विद्यालय में 1 बजे से आपकी कक्षा शुरू होती है और 3 बज के 12 मिनट तक चलती है। और इसमें पूरे इतने जो अवधि दी गई है, इतने अवधि में आपकी 4 पीरियड होते हैं। और हर पीरियड के पहले आपका कमरे एक बच्चों को छोड़ा जाता है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की। तो आपको एक अवधि बतानी है, मतलब एक पीरियड बताना आपको कितने मिनट का हो जाएगा। तो चलो मान लेते हैं हमारा एक पीरियड होता है 3। ठीक है। तो आपका हो गया 4 2 3। और कितने मिनट का होता है, तो जो आपका पहला पीरियड दिया गया होगा उसमें तो आपको 4 मिनट नहीं मिला होगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, आपको एकदम सही से करके बताता हूँ। और उससे हम कितना ही सही लिख पाएंगे, फिर भी मैं तो कोशिश करूंगा आप सबको एकदम सही से बताने की। तो आप समझ लीजिए ये आपका 4 हो गया, तो पीरियड आपका दिया गया है 4 पीरियड है। और कितने गए, तो आपको यहाँ पे टी आप कर लीजिए, फिर हम मान रहे हैं टी आपका टाइम हो गया। ठीक है। तो जो आपका पहला पीरियड दिया गया होगा उसमें तो आपको 4 मिनट नहीं मिला होगा, तो आप 3 ही पीरियड का 4 मिनट जोड़ेंगे तो आपका 3 मिनट का 4 पीरियड हो जाएगा। तो आपको नहीं, 3 मिनट का सॉरी 3 पीरियड का आपका 4 मिनट हो जाएगा, 12। 4 3 12 होता है, तो आपका 12 मिनट तो ऐसे हो गया। और आपका एक 3 बज के 12 मिनट से आपका 1 बजे तक, तो इसमें से आपको माइनस करेंगे तो आपको 2 घंटा 52 मिनट मिलेगा। तो आपको 2 घंटा टोटल, आपका 2 घंटा 52 मिनट की क्लास होती है, 2 घंटा 52 मिनट की आपकी क्लास होती है। तो इसको अगर हम मिनट में निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 160 मिनट हो जाएगा। 2 घंटा 52 मिनट मतलब दो 160 ऐसे ही हो जाएगा, और 152 इसमें जोड़ लीजिए तो आपका टोटल हो जाएगा 100। रुकिए, 2 घंटा मतलब 160। एक मिनट बस बता रहा हूँ आपको। तो आपका 2 घंटा होगा वो 120 मिनट के बराबर होगा। और 120 मिनट में आप 152 जोड़ देंगे तो आपका 172 मिनट हो जाएगा। ठीक है। तो आपका 172 मिनट तो टोटल आपका टाइम हो गया, मतलब इतने घंटे की आपकी क्लास चलती है। यहाँ पे आपका 40 यहाँ पे हो गया, और आपका जो 12 है इसके यहाँ पे ला के माइनस कर लीजिए। तो जो आपका 40 है आपका दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नहीं, सॉल्व करिएगा, हाँ दिख तो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो 172 है, तो आपको 172 में से हमने 12 माइनस किया तो कितना हो जाएगा। तो 172 में से हम अगर 12 माइनस करते हैं तो आपका होता है, 1 मिनट, 172 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो आपका 160 होता है। 160, यहाँ पे कर लीजिए 160 आप सभी लोग। 160 में से आपका अगर इसका यहाँ पे भाग दे देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। तो आपकी एक पीरियड होती है 40 मिनट की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी इसका उत्तर दिया है वो राइट हो जाएंगे। या आपको अगर नहीं समझा होगा तो वीडियो आपको एक बार रिवर्स करके वापस देख लीजिएगा पीछे करके। चलिए इसी के साथ आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। आपसे अभी यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला प्रथम भारत का प्रथम हाईकोर्ट बना है। बताइए आप सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला आपका प्रथम भारतीय हाईकोर्ट बना है। तो
एक मिनट रुक जाइए। तो ये बना है आपका दिल्ली, तो ऑप्शन नंबर इसका भी एकदम राइट होगा दोस्तों। आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ये हाल ही में आपका नया गढ़ी स्थापित करने वाला भारत का प्रथम हाई कोर्ट बना है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी एकदम राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए नाम नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए, आपका जो इसरो के नए चीफ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सौम्या माशेलकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सौम्या माशेलकर है, इनको इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है? हाल ही में भारतीय रेलवे के रेलवे के यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन का लॉन्च किया गया है? जो आपको भारतीय रेलवे के यात्रियों के जो सामान खो जाते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए किस मिशन का आपका लॉन्च किया गया, बताने की कोशिश कीजिए आपका। जो आपका मिशन अमानत आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मिशन आपका जो खोए हुए सामान को खोजने के लिए आपका मिशन अमानत आपका शुरू किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट होगा दोस्तों, जिसके भी ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स नव विकास बैंक में निम्न में से किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ब्रिक्स नव विकास बैंक में निम्न में से किन देशों को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, आपको बताना है। ये शामिल किया गया है कतर को, तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। ब्रिक्स नव विकास बैंक में आपका कतर देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपका अगला प्रश्न 55 नंबर देखिए, प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। हाँ चलिए आपका देखिए 55 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी सौंपी गई है? किस राज्य को खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी आपकी सौंपी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपको सौंपा गया है उत्तर प्रदेश को, तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी इसका एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। खेलो इंडिया का मेजबानी आपका इस बार 2023 का उत्तर प्रदेश कराने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 56 नंबर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछा गया है कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बताइए, जो आपका भारतीय नौसेना है उसने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से फरवरी में 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आपका सफल परीक्षण किया है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसने सफल परीक्षण किया अग्नि मिसाइल का, अग्नि क्रूज मिसाइल का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 58 नंबर क्या पूछेगा। फरवरी 2022 में रूस व यूक्रेन के दौरान यूक्रेन को भारतीय नागरिकों व छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फरवरी जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था, तो फरवरी में भारत सरकार ने भारत के जो नागरिक थे वहाँ रूस और यूक्रेन से वापस लाने के लिए कौन सा आपका ऑपरेशन चलाया गया था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से अपने भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर क्या पूछा गया। महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? महिला विश्व कप 2022 का विजेता आपका कौन है? महिला विश्व कप 2022 का विजेता आपका भारत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों।
डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन में मेरे को एक डाउट है, ये क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। आप पूछा नहीं गया है किसमें, तो एक मिनट रुकिए, मैं शायद क्रिकेट के बारे में पूछा गया है क्या, के बारे में देख लेता हूँ। नहीं, अभी तो महिला विश्व कप के बारे में दिया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका भारत दिया गया है, तो भारत आप लोग सही कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 94 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के अंतर्गत वर्ष 2022 के लिए किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइए। ऑस्कर अवार्ड में 2000 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो ब्रेस्ट साइड स्टोरी, जिसका भी ऑप्शन बेस का डी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। ब्रेस्ट साइड स्टोरी को आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है ऑस्कर की तरफ से, ऑस्कर अवार्ड की तरफ से। ऑप्शन बेस का डी आप लोग सही के लिए एकदम राइट हो जाएगा, ब्रेस्ट साइड स्टोरी। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह आपका कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो वन्य जीव आपका सप्ताह प्रति वर्ष 2 से 8 अक्टूबर को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आप लोग राइट कर लीजिए। वन्य जीवों को संरक्षण और समृद्धि हेतु मनाया जाता है। भारत में वन्य प्रणाली की सुरक्षा के संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष 1972 में पारित वन्य प्राणी अधिनियम है। ठीक है, तो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका वन्य जीव सप्ताह। ऑप्शन पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंडा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा था, कौन सा वादक आपका बिंदा खान द्वारा बजाया जाता, तो बताइए। तो इनके द्वारा बजाया जाना आपका सारंगी था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो वादक उस्ताद बिंदा खान थे, इनके द्वारा बजाया जाना प्रसिद्ध आपका वादक हो जाएगा सारंगी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनका जन्म दिल्ली में 1880 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वे लंबे समय तक ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से जुड़े थे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिए गए। विम्बलडन टेनिस प्रतिस्पर्धा प्रत्येक वर्ष किस देश में होती है। तो विम्बलडन जो टेनिस स्पर्धा है, ये प्रत्येक वर्ष किस देश में आयोजित की जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रतिवर्ष आपके इंग्लैंड में आयोजित किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। वो जो विम्बलडन टेनिस स्पर्धा है, वह विश्व की सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता है। 1877 ईस्वी में के बाद यह प्रतिवर्ष इंग्लैंड में स्थापित की, मतलब आयोजित की जाने लगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा। 64 नंबर प्रश्न आपका है, किसने गुगा कथा के संकरण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का योगदान दिया है, बताइए। किसने जो गुगा कथा के संकलन को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का योगदान दिया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका गुगा कथा एक संकलन को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में प्रकाशित करने का आपका योगदान जाता है विलियम कुर्क को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, विलियम कुर्क को ये इसका योगदान जाता है। विलियम कुर्क एक ब्रिटिश प्रायश्चिविद थे एवं एंग्लो इंडियन लोक कथाओं के अध्ययन और प्रलेखन के प्रमुख व्यक्ति थे। इन्होंने प्राचीन सभ्यताओं पर अनेक शोध किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया गया। नई दिल्ली
स्थित राष्ट्रीय भवन उद्यान की अभिकल्पना किसने की थी? तो नई दिल्ली में जो स्थित राष्ट्रीय भवन है उसके उद्यान, जो मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है, उसकी अभिकल्पना किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन उद्यान की अभिकल्पना आपकी सर एडविन लुटियंस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यह उद्यान राष्ट्रपति भवन के पीछे स्थित है, जिसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन का उद्यान प्रतिवर्ष फरवरी में जन साधारण हेतु खोला जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछेगा? चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार द्वारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार है आपको बताना है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो आपका प्रस्तुत किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण है, जिसको UNEP कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और UNEP द्वारा 2005 में स्थापित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैंपियन ऑफ द अर्थ UNEP द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आपका एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? तो बताइए आपका जो एशियन ड्रामा है इसके लेखक आपसे पूछा गया कौन हो जाएंगे? तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक आपके हैं गुलनार मिर्डॉल ने। तो गुलनार मिर्डॉल आपके एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम राइट हो जाएगा। इनका जन्म 1899 में स्वीडन में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1923 में स्टॉकहोम विश्वविद्यालय से कानून व वर्ष 1927 में अर्थव्यवस्था में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से किससे जाना जाता है? तो मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से आपको बताना है किससे जाना जाता है। तो जाना जाते हैं आयरन लेडी के नाम से इरोम शर्मिला। का पूरा नाम है इरोम चानू शर्मिला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आयरन लेडी मणिपुर की हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर आपका क्या पूछेगा? गुट निरपेक्ष NAM देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आपसे पूछा गया कहाँ आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था आपका बेलग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी ऑप्शन इसका ये उत्तर दिया दोस्तों राइट हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 94 देशों ने भाग लिया था। यह विभिन्न देशों की एक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। वर्तमान में इसके कुल सदस्य की संख्या 120 है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 70 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? आपका आखिरी क्वेश्चन है। लोकसभा के आपके प्रथम स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर कौन थे? बताइए आप सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपके प्रथम पहले स्पीकर थे JV मावलंकर। तो आपके राइट हो जाएगा JV मावलंकर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर आपके JV मावलंकर थे। वर्ष 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे गणेश वासुदेव मावलंकर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। इनकी सेवाएं कस्तूरबा स्मारक निधि और गांधी स्मारक निधि के रूप में उल्लेखनीय है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देख लीजिए। आपको बिल्कुल ही ऐसे ही प्रश्न पत्र मिलने वाला है आपको यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में। आप कोशिश कीजिए कि आपकी पूरी की पूरी क्लास देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।